गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स एवं सभी सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की रसायन विज्ञान हिंदी मीडियम का जो अध्याय चालू किया था, उसमें पहले भाग में जिससे पहले का लेक्चर था, हमने यह जाना था कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किस प्रकार करते हैं। वो मैं आशा कर रहा हूं मेरे सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से उस टॉपिक को समझ लिया होगा। आज की नई हेडिंग लगाते हैं बच्चों कि हमारे सिलेबस में जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा हमें करनी है जिनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। क्योंकि कक्षा 10वीं का जो बोर्ड है उसमें जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं तो बच्चों वैसे बहुत प्रकार की होती हैं, जितनी आपके लिए आवश्यक है उतने प्रकारों की चर्चा की जाएगी। मैं आपको पुनः बताना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट सभी तरह से समझाया जाएगा जिससे आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो पाए। आपको केवल लगातार बने रहना है। जब भी कोई शंका होती है यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज अवश्य करें। चलिए बच्चों, रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में आज की हेडिंग लगाते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मतलब हमें यह देखना है वो कौन कौन सी तरह के हैं, वो कौन कौन से मोड हैं जिनके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो सकती हैं। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं संयोजन। कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहा है बच्चों? संयोजन पहली, या इसी को हम बोलते हैं योगात्मक। संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। नाम से ही स्पष्ट है, यानी कि पदार्थों का संयोग होना है। जैसे हमने लिखा A2 और B2 मिलकर 2AB बना लें, तो इन दोनों ने आपस में संयोग कर लिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ बना लें, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं संयोजन रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं या योगात्मक रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना? जैसे हमने लिखा नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलकर 2 अणु अमोनिया के बनाते हैं। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया क्या है? यह एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है नहीं? और देखें हम कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें यदि हम पानी डाल दें, ठीक है ना, ये क्विक लाइम है, क्विक लाइम में वाटर डाला तो लाइम वाटर बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाएं तो कैल्शियम यानी दो पदार्थों ने मिलकर एक पदार्थ बना लिया, इन दोनों ने मिलकर एक बना लिया, तो वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। और देखें हम, अच्छा, H2 प्लस Cl2, इन्होंने मिलकर 2HCl बना लिया। तो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया क्या होगी बच्चों? वह अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे और जब उत्पाद बनेगा तो उत्पाद के रूप में केवल एक ही पदार्थ प्राप्त होगा। ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बच्चों, यहाँ एक बात और देखने लायक है, इन तीनों में देखें हम, ये कॉमन बात है जो कि सामान्यतः पुस्तकों में नहीं लिखी होती है। कॉमन क्या बात है बच्चों? जब इन दोनों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ ऊष्मा निकलती है, कुछ ऊष्मा निकलती है। इन दोनों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया में भी कुछ ऊष्मा निकलती है और इन दोनों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है तब भी कुछ ऊष्मा निकलती है। सामान्यतः अधिकांश संयोजन रासायनिक अभिक्रियाओं में या योगात्मक रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। सामान्यतः की बात हो रही बेटा, ज्यादातर केसों में अपवाद भी हैं कुछ, ज्यादातर केसों में जो योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं उन योगात्मक अभिक्रियाओं में ऊष्मा भी निकलती है। आपने अपने दैनिक जीवन में ये तो देखा ही होगा, जो कलई होती है ना, चूना होता है, उसमें आप पानी मिलाएंगे, आप तो ध्यान से देखें, उसमें एनर्जी निकलती है, वह पानी गर्म हो जाता है, बुलबुले आते हैं। ठीक है नहीं? तो ये बात भी हमें मिल गई। ये जो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं ये सामान्यतः ऊष्मा क्षेपी होती हैं। कैसी होती हैं? ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या मतलब? जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वह ऊष्मा क्षेपी होती है। तो संयोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं या योगात्मक अभिक्रियाएं जो होती हैं
सामान्यतः ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ये भी पूछ सकता है आपसे कि संयोजन अभिक्रियाएं सामान्यतः कैसी होती है, बहुविकल्पी में आ गया ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, है ना। यह सत्य असत्य में आ गया कि संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं, आप कह दो असत्य है ये। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं आपके, ठीक है ना। तो पहली बात आपको समझ में आ रही है कि संयोजन क्या है। अब हमें क्या करना है, इससे उल्टी बात करें। अभी हमने बच्चों क्या किया था, एक दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक पदार्थ बनाया था। अब हम उल्टी बात कर रहे हैं कि एक पदार्थ लेंगे, उसे दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित करेंगे, अपघटित करेंगे। कैसे? जैसे हमने लिखा, अगली हम पढ़ रहे हैं अगली जो तोड़ने वाली अभिक्रिया है वो दो तरह से होती हैं। एक होती है वियोजन, एक होती है वियोजन, ये भी तोड़ना है, और एक होती है अपघटन। मतलब संयोजन की अभिक्रिया एक ही होती है जिसे योगात्मक कहते हैं, लेकिन जो तोड़ने की अभिक्रिया है, तोड़ने का मतलब हमने लिखा 2AB और ये टूटकर बना A2 प्लस B2। 2AB ने मिलकर A2 प्लस B2 में टूट गया, ठीक है ना। 2AB A2 और B2 में टूट गया। ऐसी अभिक्रियाएं वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब हमने, आपका प्रश्न आता है बच्चों कि हमने इनको अलग अलग क्यों लिखा है, इनको हमने अलग अलग क्यों लिखा है, इस बात को हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए पहले हम इसको वियोजन को देखें। हमने एक उदाहरण लिया NH4Cl। इस NH4Cl में यदि हम कुछ एनर्जी दे दें, ये जो साइन होता है त्रिभुज का साइन गर्म करने का साइन होता है, इसको हम थोड़ा सा भी गर्म करें, या ठीक है नहीं, थोड़ा गर्म करें, पानी में घोल दें और अच्छी बात है, एक्वस ले लें तो और अच्छा है। कैसा ले लें? एक्वस, वाटर में घुला हुआ है, इसको हमने गर्म किया। जब गर्म करेंगे तो NH3 और HCl निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चों? NH3 और HCl निकलेगा। लेकिन एक स्पेशल बात और भी होगी बच्चों यहाँ पे, यदि हम NH3 पर HCl गैस पास कर दें तो ये पुनः NH4Cl में बदल जाएगा। अर्थात ये एक ऐसा प्रक्रम हुआ जिसमें कोई भी क्रिया कारक था, ताप के प्रभाव से, अभी तो ताप है ना यहाँ पे, किसी भी प्रभाव से वह दो पदार्थों में टूट गया। लेकिन वहां एक अलग से बात और हो गई बच्चों, जो बने हुए उत्पाद थे, जो उत्पाद थे, इन उत्पाद ने पुनः क्रिया कारक बना लिया। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें कोई एक पदार्थ दो अलग अलग पदार्थों में या तीन अलग अलग पदार्थों में टूट जाता है, और टूटने वाले पदार्थ पुनः मिलकर क्रिया कारक पदार्थ बना लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, टूटने की ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं वियोजन कहलाती हैं। अर्थात जो वियोजन है वह एक उत्क्रमणीय, कैसा? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? वियोजन एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। यह दोनों दिशाओं में होता है, क्रियाकारक उत्पाद भी बनाता है और उत्पाद पुनः रासायनिक अभिक्रिया करके क्रियाकारक बनाता है। एक उदाहरण और लिखा हमने लिखा NaCl। इसमें हमने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, और यह भी इसका एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है, इसका जलीय विलयन है। थोड़े समय के लिए विद्युत धारा हमने प्रवाहित कर दी और हमने देखा Na+ और Cl- बने। क्या बने? Na+ Cl- बने। अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे, बंद कर दे, विद्युत धारा प्रवाहित ना करें, और ये आयन अगर विलयन में उपस्थित हैं तो यह पुनः मिलकर NaCl बना लेंगे, अगर ये विलयन में आयन है तो। ठीक है नहीं? यानी इसमें भी क्या हुआ, क्रिया कारक ने उत्पाद बनाया, उत्पाद के जो अणु या आयन है वह पुनः मिलकर क्रिया कारक बना सकते हैं। यह भी एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ये दोनों अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाएं। यानी क्या होता है वियोजन अभिक्रियाएं? क्या होती हैं? वह रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें कोई पदार्थ किसी बाहरी कारक के प्रभाव से स्वतः ही भी हो जाता है बच्चों, कभी कभी दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, और
जो उत्पाद बनता है वह पुनः अभिक्रिया करके या पुनः मिलकर या पुनः संयोजन द्वारा क्रिया कारक बना लेता है। ऐसी अभिक्रियाएं वियोजन कहलाती हैं। क्योंकि बच्चों इस वियोजन में ऊर्जा का उपयोग हुआ है, इसलिए इस वियोजन को एक नया नाम दे सकते हैं हम, तापीय वियोजन। क्या दे सकते हैं? तापीय वियोजन। क्योंकि ये ताप से हुआ है इसलिए इसको हम तापीय वियोजन बोल सकते हैं। इस वियोजन को बोले यह वियोजन विद्युत धारा से हुआ है, इसलिए इसको हम विद्युत वियोजन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विद्युत वियोजन। यह विद्युत धारा से होने वाला वियोजन है, इसलिए इस वियोजन का नाम विद्युत वियोजन है। अर्थात इसके क्रम में एक हमने स्पेशल बात जानी थी कि यह अभिक्रियाएं सामान्यतः ऊष्माक्षेपी होती हैं। ये नई बात है बच्चों, है ना। वियोजन जो अभिक्रियाएं हैं यह उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है दोनों दिशाओं में होती हैं। चलिए इसका बी पॉइंट देखते हैं, जिसको हमने लिखा है अपघटन। आप ये जो टॉपिक समझाया जाता है, कहीं भी आप टॉपिक को बीच में से पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे आपकी समझ में आता रहेगा। अब हम पढ़ना था अपघटन। टूटने की प्रक्रिया यह भी है, टूटने की प्रक्रिया वह भी थी। जैसे हमने क्या किया बच्चों, KClO3 इसको हमने गर्म किया, इसने बैलेंस भी कर ले रहा हूं मैं बेटा ना, 2 KCl बनाए और 3 O2 बनाया। ठीक है ना। KCl पोटेशियम क्लोराइड को जब हम हीट करेंगे तो KCl और O2 बनाएंगे। अभी हमने क्या किया था, देखा था हमने बच्चों, NH4Cl को हमने हीट किया था तो NH3 और HCl बना था। ये हमने पिछले भाग में पढ़ा था। यहां इससे थोड़ी नई बात आ गई है। अब किसी भी स्थिति में इस KCl में अगर ऑक्सीजन मिलाओ, अगर इसमें ऑक्सीजन मिलाएं भी, तब भी यह KClO3 नहीं बनाएगा। यहां क्या था, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो वापस अमोनियम क्लोराइड बन रहा था। यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, इस पोटेशियम क्लोराइड को बनाने के लिए इन दोनों का उपयोग नहीं कर सकते। डायरेक्ट इन दोनों से पोटेशियम क्लोराइड नहीं बन सकता। अर्थात वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई भी एक पदार्थ किसी विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित या अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, और जो उत्पाद है वह पुनः क्रिया कारक नहीं बनाता है, ऐसी अभिक्रियाएं हमारी अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती। वियोजन उत्क्रमणीय था और अपघटन हमारा बच्चों अनुत्क्रमणीय है। कैसा है? अपघटन की क्रिया अनुत्क्रमणीय है। वह उत्क्रमणीय थी, वहां डबल तीर का साइन लगाया था, यहां सिंगल तीर का साइन लगाएंगे, सिंगल एरो लगाएंगे क्रियाकारक और उत्पाद के बीच। एक अभिक्रिया में और देखते हैं, हमने लिखा H2O और हमने इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दी, तो क्या होगा, H2 बनेगा और O2 बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में यह अलग हो जाएंगे। अब सामान्य परिस्थितियों में, विशेष परिस्थिति होंगी तो अलग बात है बच्चों, सामान्य परिस्थितियों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जल का निर्माण नहीं करते हैं। सामान्य परिस्थितियों की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। विशेष परिस्थितियों में हो जाता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में यह आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण नहीं करते हैं। तो यह भी एक अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि एक ही दिशा में हो रही है। ठीक है ना। और देखें हम, सिल्वर क्लोराइड ले लिया AgCl, इसमें हमने सनलाइट पास कर दी। क्या पास कर दी? सूर्य का प्रकाश डाला। सूर्य के प्रकाश की एनर्जी को लेकर, सूर्य के प्रकाश की एनर्जी को लेकर यह क्या हुआ, Ag और Cl2 में टूट गया, Ag और Cl2 में टूट गया। ठीक है नहीं, ये भी एक अपघटन है। अब Ag और Cl2 को मिलाओगे तो AgCl आसानी से नहीं बनेगा, है ना, सामान्य अभिक्रियाओं द्वारा। अच्छा, इनमें एक बात और देखी हमने, ये जो अपघटन था, यहां ताप की आवश्यकता पड़ी। किसकी आवश्यकता पड़ी? ताप की। इसलिए इसे हम तापीय अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय अपघटन। ये जो अपघटन था, इस अपघटन में हमें विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ी, इसलिए हम इससे बोलते हैं
विद्युत अपघटन। और ये जो अपघटन हुआ है ये प्रकाश के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? प्रकाश के द्वारा हुआ है, इसलिए इसका नाम प्रकाशीय अपघटन। क्या है? प्रकाशीय अपघटन। ये प्रकाश के द्वारा हुआ है, इसलिए इसका नाम प्रकाशीय अपघटन है। तो हमने बहुत सी बातें जान ली बेटा अपघटन और वियोजन के बारे में। अपघटन जो होता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, वियोजन जो होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम है। अच्छा, जैसे हमने बच्चों अभी हमने संयोजन पढ़ा था, हमने देखा था ज्यादातर अभिक्रियाएं, अधिकांश अभिक्रियाएं कैसी थी? ऊष्माक्षेपी थी। अधिकांश अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था, निकल रही थी। यहां हम देखें बच्चों, पिछले में भी देखा था हमने, यहां ऊष्मा देनी पड़ी थी हमें, यहां ऊष्मा देनी पड़ी, यहां विद्युत ऊर्जा दी, यहां प्रकाशिक ऊर्जा दी। मतलब कहीं ना किसी रूप में ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। अर्थात जो हमारी अपघटन या वियोजन की अभिक्रियाएं होती हैं, जो अपघटन या वियोजन की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वह ऊष्मा शोषी होती हैं। कैसी होती हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। उन्हें ऊष्मा का अवशोषण कराना पड़ता है, तब यह रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो पाती हैं। अन्यथा की स्थिति में यह रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न नहीं हो पाती हैं। तो हमने ये अब हम तीसरी पढ़ते हैं, प्रतिस्थापन या विस्थापन। इसको नोट कर लो, फिर इसको मिटाते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अगली हेडिंग लगाते हैं, जिसका नाम है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन या इसी को हम बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन या बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। प्रतिस्थापन, विस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये कौन सी रिएक्शंस होंगी? देखें, ए बी में हमने बच्चों क्या किया? सी मिलाया। क्या किया हमने? ए बी में सी मिलाया। इस सी ने क्या किया? इस ए को हटा दिया और सी बी और ए बन गया। अर्थात ये सिंगल वाला है, अभी सिंगल की पढ़ रहे हैं ना, एकल विस्थापन पढ़ रहे हैं, इसके बाद द्वि विस्थापन पढ़ेंगे। दो विस्थापन की अभिक्रियाएं दो तरह की होती हैं, एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन, दोनों का विस्थापन। अभी एक हो रहा है, देख क्या हुआ? ए और बी थे, ए और बी में हमने सी डाला, इस सी ने क्या किया? ए को हटा दिया, उसका स्थान ले लिया। यानी वह रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें कोई एक परमाणु या कोई एक मूलक दूसरे परमाणु या मूलक को उसकी जगह से हटाकर उसका स्थान ले लेता है। क्या बच्चों? इसमें क्या हुआ है? इस सी ने ए का स्थान ग्रहण कर लिया, अर्थात सी द्वारा ए का विस्थापन या प्रतिस्थापन हो गया। क्लियर है ना? वह रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें कोई एक परमाणु या समूह दूसरे के स्थान पर आ जाता है, वहां विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। बच्चों विस्थापन अभिक्रियाओं को विस्तृत जानने के लिए, आपकी बुक्स में ये बात नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है, विस्तृत अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? सक्रियता श्रेणी। यह धातुओं की और अधातुओं की सक्रियता के बारे में बताती है कि कौन धातु कितनी क्रियाशील है, कौन कितनी कम क्रियाशील है। अभी हम धातुओं की पढ़ के देखते हैं बच्चों। तो ये श्रेणी आपको कैसे याद हो? अभी तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, जैसे हमने लिख रहे हैं देखिए बच्चों क्या है, थीम क्या है, आपको याद कैसे करना है इस बात को। एक ली थे, ली एक नाम के व्यक्ति थे, उनके काका बाबा, ली के बाबा नाना काका, इसको छोड़ दें अभी, ली के बाबा नाना काका
क्या मांग रहे थे? उन्हें आलू में मिर्ची लग रही थी। उन्होंने, ली ने क्या किया, अपने बाबा नाना काका को आलू परोसे, तो उन्हें बहुत मिर्ची लगी आलू में, तो वो कह रहे हम आलू के बाद में पानी पिलाओ। ली ने कहा हम आपको पानी नहीं पिलाएंगे, हम आपको दही देंगे, बढ़िया फ्रेश कर देंगे, जिससे आपकी प्यास बुझ जाए, जिससे आपका जो मिर्ची लग गई है वो कम हो जाए। थीम क्या है दोबारा समझते हैं। ली था, ली के बाबा नाना काका को आलू में मिर्ची लगी, उन्होंने पानी मांगा। ली ने कहा पानी के साथ साथ हम आपको फ्रेश कर्ड देंगे, साथ में नींबू देंगे, जिससे आपका खाना पच जाए। तो क्या कहेंगे? ली के बाबा नाना काका मांगे आलू में पानी, ठीक है नहीं? जाकर जाकर फ्रेश कर्ड, इसको सीधे में लिखने तो ज्यादा अच्छा है बच्चों, है ना? सीधे में लिखने में हमें समझ में आता है। यहां लिख रहा हूं मैं, ली के बाबा नाना काका मांगे, ली के बाबा नाना काका मांगे आलू में पानी, जाकर ली के बाबा नाना काका, काका सी ये लिखो बस, है ना? जाकर फ्रेश कर्ड नींबू संग परोसो। ली के बाबा नाना काका मांगे आलू में पानी, जाकर फ्रेश कर्ड परोसो। और इसके बाद आता है हाई कोर्ट है आपका, हाई, यहां लिख रहा हूं मैं, हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका। हाई का मतलब हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एजी, एयू, प्लेटिनम, पीटी। ये आपकी एक्टिविटी सीरीज है। अब ये क्या चीज है बच्चों? अभी आप समझ रहे होंगे सर ने क्या पढ़ा दिया, ये क्या चीज है? ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। यहां जो धातु जितनी ऊपर होगी, इस क्रम में इनको जाना है हमें, जो धातु जितनी ऊपर होगी वह उतनी अधिक सक्रिय धातु होगी। क्या कह रहा हूं मैं? वह उतनी अधिक सक्रिय धातु होगी। जब भी विस्थापन अभिक्रियाएं होंगी, एक अधिक सक्रिय धातु एक कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर सकती है, लेकिन कम सक्रिय धातु अधिक सक्रिय धातु को उसके विलयन से नहीं हटा सकती। जैसे हमने कहा, जैसे आपसे क्वेश्चन किया गया कि हमारा MgSO4 का सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है? Mg है, MgSO4 का सॉल्यूशन है, उसमें हमने Na मिलाया। क्या मिलाया? उसमें हमने Na मिलाया। और एक हमने क्या किया, MgSO4 के सॉल्यूशन में हमने कॉपर मिलाया। क्या अभिक्रिया होगी? क्या होता है जब ये दोनों अभिक्रियाएं होती हैं? अब आपको जब चूंकि सीरीज याद है, आपने Mg को पकड़ा, Mg ये है, Na ये है और Cu ये है। प्रश्न आया इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या है? सबसे ज्यादा क्रियाशील Na है, उसके बाद Mg है, उसके बाद Cu है। अर्थात Na Mg को हटा सकता है, Na Mg को प्रतिस्थापित कर सकता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी में Na का स्थान ऊपर होने के कारण Na अधिक सक्रिय धातु है। अर्थात यहां बन जाएगा Na2SO4 प्लस Mg। बैलेंस नहीं है, बैलेंस बाद में कराएंगे आपको, है ना? Na2SO4 प्लस Mg। सोडियम सल्फेट का अवक्षेप मिलेगा। प्रश्न था क्या होता है जब मैग्नीशियम सल्फेट के जलीय विलयन में सोडियम धातु का टुकड़ा डालते हैं? क्या होता है भाई? जब इसके जलीय विलयन में सोडियम धातु का टुकड़ा डालते हैं तो इसका अवक्षेप प्राप्त होता है। इसका अवक्षेप प्राप्त होता है, सोडियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है भाई? क्या होता है जब मैग्नीशियम सल्फेट के विलयन में तांबे की छीलन डालते हैं, तो चूंकि तांबा इससे कम एक्टिव धातु है, कम सक्रिय धातु है, इससे यह कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। अब आप थोड़ा बात समझ रहे हैं कि एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है वो सक्रिय है,
जो नीचे वो कम सक्रिय, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके विलयन से हटा सकती है। और प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न देखते हैं। हमने लिखा जिंक में H2SO4 मिलाया, वो भी तनु, और हमने रिएक्शन करके देखी क्या होता है जब जिंक में हाइड्रोजन सल्फेट मिलाते हैं। अम्ल है ये, तो जो भी धातु हैं इस हाइड्रोजन से पहले हैं, ध्यान से समझना बात को, जो भी धातु हैं इस हाइड्रोजन से पहले हैं, वह अम्ल में से हाइड्रोजन को हटा देंगी, क्योंकि वह अम्ल में वो हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातुएं हैं। जब आप अम्ल और क्षार पढ़ेंगे तो उसमें इसकी उपयोगिता और आएगी बच्चों, है ना, अभी समझ लेना है। यह जिंक क्या करेगी, जिंक सल्फेट बनाकर इस हाइड्रोजन को इस विलयन से निकाल देगी। क्या होता है जब जिंक की छीलन को हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, या सल्फ्यूरिक अम्ल में ये डालते हैं, तब क्या होगा, तब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, ठीक है नहीं। तो ये सभी जो धातुएं हैं इनको यदि अम्लों में डालें, जैसे हमने लिखा, और भी लिख सकते हैं, Na लिखा, Na प्लस HCl, बैलेंस नहीं है अभी, है ना, NaCl प्लस H2 सोडियम क्लोराइड बनेगा, और इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया। तो इन सब विस्थापन में सक्रियता श्रेणी का उपयोग है। अच्छा, एक प्रश्न और आया, इसको मिटा दें पहले, हम आपको एक दो प्रश्न और कर लें। क्या होता है जब हमने लिखा MgSO4 का जलीय विलयन है, उस जलीय विलयन में बेरियम मिलाते हैं। क्या होता है जब, है ना, क्या होता है जब मैग्नीशियम सल्फेट के जलीय विलयन में बेरियम धातु मिलाते हैं। अब आप यहां देखेंगे बेरियम मैग्नीशियम से ऊपर स्थित है, अर्थात बेरियम मैग्नीशियम से ज्यादा क्रियाशील है। यह मैग्नीशियम को हटा देगी, विस्थापित कर देगी, अर्थात BaSO4 बनेगा और Mg, यानी कि यहां व्हाइट पीपीटी, सफेद अवक्षेप आएगा। प्रश्न था क्या होता है जब मैग्नीशियम सल्फेट के जलीय विलयन में बेरियम धातु मिलाई जाती है। हम कहेंगे जब मैग्नीशियम सल्फेट के जलीय विलयन में बेरियम धातु मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है नहीं। और देखें, हमने लिखा Hg2SO4 या HgSO4 का सॉल्यूशन है, उसमें हमने तांबे की छीलन मिला दी। क्या मिला दी, उसमें हमने तांबे की छीलन मिला दी। जब हम इसमें तांबे की छीलन मिलाएंगे तो कॉपर सल्फेट का ब्लू अवक्षेप, नीला अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, किसका, कॉपर सल्फेट का। तो इस तरह की प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रियाएं आती हैं। और देखें, हमने यदि मीथेन में सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीन गैस डाली तो इसका एक H, ये मीथेन ऐसा है बेटा, है ना, 4 H हैं, एक H हट जाएगा, उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगी, यानी क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl, मिथाइल क्लोराइड। यह भी विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु का स्थान ले लेता है। अगर धात्विक विस्थापन होगा तो धातुओं के विस्थापन के लिए हमें सक्रियता श्रेणी याद करनी पड़ेगी। सक्रियता श्रेणी में जो भी धातु ऊपर आएगी वह नीचे वाली धातु को उस धातु के विलयन से हटा देगी, ठीक है ना। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। विस्थापन में आता है एक द्विविस्थापन। कौन सा बच्चों, ये एकल था, अब हम पढ़ रहे हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन की बात करें हमने लिखा BaCl2 प्लस Na2SO4
इसकी रिएक्शन हमने करवाई। जब भी द्वि विस्थापन होता है तो उसमें जैसे हमने कहा, हमने लिखा AB और CD लिखा, तो क्या होगा, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा और इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ेगा। बैलेंस करने के लिए उनकी संयोजकताएं आपको आनी चाहिए। अभी तो हम सीधा लिख रहे हैं, क्या बनेगा, तो AD और BC। तो एक दोनों लवण में से उनके जो मूलक हैं या उनके जो आयन हैं या उनके जो परमाणु हैं वह एक दूसरे को इंटरचेंज कर देते हैं, तो इन्हें हम डबल डिकम्पोजिशन या डबल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। द्वि विस्थापन अभिक्रिया जिनमें क्या हुआ, दो अणुओं के जो आयन है वह एक्सचेंज हो जाते हैं। ये वाला जो होता है Ba, ये +2 होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये -2 होता है। तो ये वाला प्लस इस माइनस से जुड़ा और ये वाला इससे जुड़ा, यानी यहां बन गया BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है नहीं, BaSO4 प्लस NaCl, इसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन, या इसको हम बोलते हैं उभय अपघटन। जो दोनों पदार्थ हैं वो दोनों एक साथ टूटेंगे और उनके आयनों का एक्सचेंज हो जाएगा, आयन बदल जाएंगे। ऐसी रिएक्शन द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और लिखें हम FeCl3 प्लस SnCl2, ये बना FeCl2 प्लस SnCl4। बैलेंस नहीं है बच्चों, ये बैलेंस हम बाद में करेंगे। यहां भी डबल जो हुआ है वह डबल डिकम्पोजिशन हुआ। ये Fe और Sn में क्लोरीन एक्सचेंज हुए हैं, क्लोरीन एक्सचेंज हुए हैं, इसके 2 क्लोरीन यहां चले गए, है ना। यहां से ये रेडॉक्स रिएक्शन भी अभी हम आगे पढ़ाएंगे। तो द्विविस्थापन आपको समझ में आ रही है। द्विविस्थापन क्या है भाई, जिसमें दो अलग अलग अणुओं के आयनों का एक्सचेंज होता है, प्रतिस्थापन होता है, उन्हें हम द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इसको नोट कर लो बच्चों, आगे का टॉपिक समझाते हैं। अगली रासायनिक अभिक्रिया आती है उदासीनीकरण। कौन सी, उदासीनीकरण। हम क्या करें, उदासीनीकरण का मतलब जो सामान्य परिभाषा है बच्चों, है ना, आपकी कक्षा 10वीं के लेवल की है। हम क्या करेंगे, किसी भी अम्ल में क्या मिलाएंगे, क्षार मिलाएंगे, तो हमारा लवण और जल बन जाएगा। क्या करेंगे, हम अम्ल में क्षार मिलाएंगे तो हमारा लवण और जल बन जाएगा। यह रासायनिक अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। जैसे हमने लिखा HCl प्लस NaOH और हमारा बन गया NaCl प्लस H2O, और लिखा हमने HNO3 प्लस H2SO4 लिख रहा हूं मैं, H2SO4 प्लस NaOH और ये बना Na2SO4 प्लस H2O। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनना उदासीनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, उदासीनीकरण कहलाता है। 2 अभिक्रिया और जो हमने पढ़ी हैं, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी, ये तो हमने आपको बीच में ही बताई थी। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, क्या होता है, जिनमें ऊष्मा निकलती है वह ऊष्मा क्षेपी, और जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्मा शोषी। इसका उदाहरण हमने बताया था आपको संयोजन अभिक्रियाओं में, योगात्मक अभिक्रियाओं में। इसका उदाहरण हमने बताया था वियोजन अभिक्रियाओं में। ये उदाहरण आप पढ़ चुके हैं, ठीक है नहीं, ये उदाहरण आप पढ़ चुके हैं। एक अभिक्रिया और बची है जिसका नाम होता है बच्चों रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। ये 2 रिएक्शनों से मिलकर बनी है। RE का मतलब है रिडक्शन और OX का मतलब है, RED का मतलब है, OX का मतलब है ऑक्सीडेशन। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं उन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यह रिडक्शन क्या है भाई,
रिडक्शन क्या है? रिडक्शन मतलब होता है अपचयन। अपचयन का मतलब या तो हाइड्रोजन का योग हो जाए या ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाए। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है उन्हें हम अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे हमने लिखा H2 प्लस Cl2 और 2HCl बन गया। किसमें हाइड्रोजन जुड़ा है? क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा है। यहाँ पे Cl2 का अपचयन हो गया। और लिखे हम H2O2 2H2O प्लस O2। किसमें से ऑक्सीजन निकला है? किसमें से निकला है? हाइड्रोजन परऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला है, यानी इसका हमारा अपचयन हुआ। यानी अपचयन क्या होता है? किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है नहीं? ऑक्सीकरण क्या होगा बच्चों? ऑक्सीकरण अगर हम लिखें O का जुड़ना या H का निकलना, यह रिएक्शन अपचयन रिएक्शन कहलाती है। जैसे हमने लिखा C प्लस O2 गिव्स CO2। किसमें ऑक्सीजन जुड़ा? इसमें। तो यहां पे C का ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? C का कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। और लिखें हम 2HCl इक्वल टू H2 प्लस Cl2। किसमें से हाइड्रोजन निकला? HCl में से, यानी कि HCl का ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया। यहां एक हाइड्रोजन निकल गया, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है नहीं? तो ये ऑक्सीकरण अपचयन आपको समझ में आ रही है ना? और जब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक ही रिएक्शन में होती हैं तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन, जैसे हमने लिखा था, अभी एक रिएक्शन लिखी थी हमने H2S प्लस O2 और यहां लिख दें H2O प्लस S। ये रिएक्शन देख PBS लिखें। अच्छा, PBS लिख दें हम, PBS प्लस O2 और यहां बन गया, ये नहीं, लास्ट में वही लिख दें बेटा, है ना? H2S प्लस O2 H2O प्लस S। यहां देखा इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, यानी इसका ऑक्सीकरण हो गया। इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया, इसका अपचयन हो गया। ये दोनों अभिक्रियाएं एक ही अभिक्रिया में हो रही हैं, इसलिए यह अभिक्रिया रेडॉक्स है। कौन सी अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। मैं आशा कर रहा हूं रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार थे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले कालांश में जो पूरा पहला चैप्टर था, इससे संबंधित बहुत से प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आते हैं उनको एक साथ लेके आएंगे। तब तक बच्चों इन टॉपिकों को नोट कीजिए। कोई भी समस्या के लिए मैसेज अवश्य कीजिए।